नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है देखिए, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये ध्यान दीजिएगा, मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रथम माध्यम में प्रकाश किरण को आपतित किरण तथा दूसरे माध्यम में जाने वाली यही किरण अपवर्तित किरण कहलाती है। तो परावर्तन जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें लाइट लड़ती थी, लड़के लौट जाती थी सेम मीडियम में ही। लेकिन इसमें क्या है, इस अपवर्तन की घटना में प्रकाश परावर्ती नहीं पारदर्शी माध्यम से आएगी और टकराने के बाद पारदर्शी माध्यम में ही जाएगी, दूसरे पारदर्शी माध्यम में। माध्यम यहाँ चेंज होते हैं। तो प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से आई, किसी वस्तु से टकराई और टकराने के बाद दूसरे पारदर्शी माध्यम में चली गई और जाते समय अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, यानी रास्ता थोड़ा सा चेंज करती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रथम माध्यम में जब प्रकाश किरण आ रही होती है तो उसको कहेंगे आपतित किरण, तथा दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जा रही होती है तो उसे कहेंगे अपवर्तित किरण। ठीक, ये है फिगर में देखिए। पहले ये भी जान लेते हैं आपतन कोण अपवर्तन कोण क्या होता है। जैसे आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, ठीक, ये रहा आपतित किरण और ये रहा अभिलंब, इसके बीच में जो ये एंगल बना इसी को कहेंगे आई, ये है आपतन कोण। इसी तरह से ये मेरा हो गया जाने परावर्तन के बाद, ये अपवर्तन के बाद जाने वाली किरण अपवर्तित किरण, और ये रहा अभिलंब, इसके बीच जो एंगल बना वो कहलाएगा आर। तो आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बनता है उसको कहेंगे आपतन कोण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना वो होगा अपवर्तन कोण, उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब मीडियम के अनुसार ये देखा जाता है कि लाइट किधर को मुड़ रही है, यानी लाइट आती है पारदर्शी माध्यम एक से फिर दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होती है। तो विचलन के पश्चात वो किधर को जा रही है ये देखना है। जैसे अगर ऊपर का माध्यम मेरा सघन है और सघन है, दूसरा माध्यम मेरा विरल है, तो प्रकाश की किरण आने के बाद परावर्तन अपवर्तन के पश्चात वो अभिलंब से क्या हो रही है, दूर जा रही है। यहाँ होती है दूर, अभिलंब से दूर चली जा रही है। और इस केस में देखिए, अगर ऊपर का माध्यम मेरा विरल है फिर अपवर्तन के पश्चात नीचे वाला माध्यम मेरा सघन है, तो ये क्या कर रही है, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर चली जा रही है, तो इसमें अभिलंब की ओर आ जाएगी। ठीक, अब देखिए याद कैसे करना है। जब ऊपर सघन था नीचे विरल था तो अभिलंब से दूर जा रही है। कैसे, जैसे मान लीजिए आप कोई गाड़ी चला रहे हैं और आप जिस रोड पे हैं उसमें भीड़ ज़्यादा है, यानी ट्रैफिक ज़्यादा है तो वो सघन होगा, वहाँ लोग ज़्यादा हैं, तो आप जिस स्पीड से आ रहे थे उसी स्पीड से आएंगे। जैसे ही आपको रोड खाली दिखेगी, यानी मीडियम मेरा क्या हो गया, विरल हो गया, ठीक, वहाँ पे लोग कम है, अब जगह खाली हो गई तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी और हम दूर निकल जाएंगे। ठीक, स्पीड बढ़ा के दूर निकल जाएंगे। तो ऐसे ही होता है इसमें भी, लाइट आ रही होती है, अगर मीडियम सघन है तो जिस स्पीड से आ रही अपवर्तन के पश्चात अगर उसको मीडियम विरल मिलता है यानी लेस डेंसर मिलता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो दूर चली जाती है, तो इसमें अभिलंब से दूर चली जाएगी। दूसरा केस देखते हैं, अगर ऊपर विरल थी यानी ऊपर मीडियम मेरा वो था, लेस डेंस था, वहाँ जगह ज़्यादा थी, तो हम स्पीड से जिस भी स्पीड से आ रहे थे अपवर्तन के पश्चात क्या हुआ, हमें मीडियम सघन मिल गया, यानी हमको भीड़ मिल गई रोड पे। तो जब भीड़ मिल जाएगी तो हमारी स्पीड अपने आप धीमी हो जाएगी और हम पास चलने लगेंगे एक दूसरे लोगों के पास, यानी भीड़ है चूँकि ट्रैफिक जैसा रहता है तो हम अगल बगल ही चलते हैं सबके पास, तो हम क्या हुए, अभिलंब के पास आ गए। तो इस बात से आप याद रख सकते हैं कि अगर मेरी रोड खाली है, विरल मुझे रोड मिल रहा है, मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, मैं अभिलंब से दूर चला जाऊँगा अपवर्तन के पश्चात। अगर अपवर्तन के पश्चात मीडियम मुझे सघन मिल गया, डेंसर मिल गया, भीड़ ज़्यादा है, तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी और मैं लोगों के पास ही रह पाऊँगा, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के बीच की गैप कम रहेगी, दोनों गाड़ियाँ पास रहेंगी, तो प्रकाश भी अभिलंब के पास ही आ जाता है। ठीक, इसी बात को ऐसे लिखा ही हुआ है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हो जाती हैं, और प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर हो जाती है। ठीक, सघन को कहते हैं डेंस, विरल को कहते हैं रेयर मीडियम। अब याद रखने के लिए मैंने जो बातें बताई ये वही बातें लिखी हुई हैं कि सघन मतलब डेंस होता है भीड़ वाला इलाका, विरल मतलब होता है रेयर यानी खाली इलाका। तो जब हम डेंस एरिया से रेयर एरिया यानी खाली इलाके में जाते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है और हम दूर तक जा सकते हैं, इसलिए सघन में विरल से में जाने पर अभिलंब से हम दूर हो जाते हैं। अब जैसे परावर्तन के नियम थे वैसे ही अपवर्तन के भी नियम हैं। परावर्तन में भी दो नियम थे, अपवर्तन में भी प्रकाश के दो नियम हैं। तो पहला नियम क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो जैसे परावर्तन का पहला नियम था वही नियम सेम इसमें भी है। ठीक, तो रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ और रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ दोनों सेम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, एक ही प्लेन पे होंगे। फिर सेकंड लॉ क्या है, आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की ज्या यानी साइन ऑफ आई, तथा अपवर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, उसकी ज्या यानी साइन ऑफ आर, जो उसका रेशियो आएगा वो एक कांस्टेंट होता है। तो कुल मिला के बात इतनी है सेकंड लॉ में कि साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी जो भी एंगल आएगा उसका अगर हम साइन एंगल निकालते हैं, साइन मान लीजिए थीटा एंगल आया तो साइन थीटा निकाला, फिर दूसरे वाले का आर आया तो साइन आर निकाला, तो दोनों का जो रेशियो निकाला जाएगा वो हमेशा एक कांस्टेंट मिलेगा। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो क्वेश्चन घूम के भी आ सकता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आप ये जानिएगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ये होता है स्नेल का नियम। तो जो यह कांस्टेंट एन आएगा उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, जो आप बाद में जानेंगे।
अगला टॉपिक है क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। अभी क्या है देखिए कि आपतन कोण जो होता है, यानी आपतन कोण का मान हम अगर बढ़ाएंगे धीरे धीरे तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। तो ऐसी वैल्यू या ऐसा आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाए, तो आपतन कोण के इसी वैल्यू को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। ठीक, क्रिटिकल एंगल नाम ही है, यानी हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसको हम धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे वाला वो भी बढ़ता जाता है। तो हम आई की वैल्यू इतनी बढ़ाएं बढ़ाते बढ़ाते कि मेरा आर का वैल्यू 90 हो जाए, तो जिस आई की वैल्यू पे मेरा आर 90 बन रहा है वही आई वाली वैल्यू मेरी कहलाएगी क्रांतिक कोण। ठीक, तो एक छोटा सा टर्म है क्रांतिक कोण की क्या होता है, ये अपवर्तन में होता है। ठीक है।